सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वाक्य का तीसरा और अंतिम भाग। पहले भाग में हमने वाक्य के अंग पढ़े, उद्देश्य और विधेय। दूसरे भाग में हमने वाक्य के प्रकार पढ़े, जिसमें पहला प्रकार था रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य आपने पढ़े। अब हम वाक्यों के आधार पर, वाक्यों के जो प्रकार हैं, दूसरे प्रकार पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। पहला था रचना के आधार पर, दूसरा भेद है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के को 8 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए वाक्यों के को 8 भागों में। तो ये पहला है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वे विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, रजनी खेलती है। अब इन दोनों वाक्यों में क्या पता चल रहा है? कोई कार्य, यहाँ पे पढ़ने का कार्य, यहाँ पे खेलने का कार्य। इसी तरह से श्याम जाता है, राम पढ़ता है, या राम क्रिकेट खेलता है, या राम सोता है। इस तरह से कोई भी वाक्य हो जिसमें एक कर्ता हो और क्रिया हो, तो इस तरह के वाक्य विधिवाचक वाक्य कहलाएंगे। एकदम आसान है, आपको आराम से पता चल जाएगा कर्ता और क्रिया। तो ऐसे वाक्यों को विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या मोहन पढ़ता है? क्या मोहन क्या पढ़ता है? अब दोनों में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मोहन पढ़ता है या मोहन क्या पढ़ता है? तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कौन सा पाठ पढ़ा? तुम कौन हो? इन सब वाक्यों में एक तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, प्रश्नवाचक वाक्यों की एक और पहचान है कि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं, इस तरह से। और दूसरी पहचान है कि उसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द कौन है? आपने पढ़ा था पहले। हाँ, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, किसने, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। इनसे अगर कोई वाक्य आरंभ होता है या किसी वाक्य में ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं तो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये भी पहचानना आसान हो गया, ये वाक्य भी। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों का प्रयोग आज्ञा देने के लिए किया जाता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन तुम पढ़ो, राकेश इधर आओ, तुम अपना काम करो, तुम यहाँ पर बैठो, उधर खेलने मत जाओ, सड़क पर मत खेलो। ये सब क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिसमें आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, ये भी पहचानना आसान है। अब चौथा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों का प्रयोग इच्छा प्रकट करने के लिए किया जाता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे काश कि मोहन अच्छा बनता, कितना अच्छा होता कि मोहन पास हो जाता। या जैसे इच्छा हम प्रकट करते हैं, हम किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं तो कहते हैं 100 वर्ष तक जियो। उसमें भी हम इच्छा प्रकट करते हैं। हम किसी को कहते हैं नया वर्ष मुबारक, नया वर्ष, आपका नया वर्ष मंगलमय हो, तो वो भी इच्छावाचक वाक्य है। यानी जिस वाक्य में कोई कामना, इच्छा प्रकट की गई हो, किसी को विश किया गया हो, तो वह इच्छा
वाचक वाक्य कहलाता है। क्योंकि हम जो कामना, अपनी इच्छा, अपने मन की इच्छा प्रकट करते हैं कि 100 साल जियो, लंबा जियो, जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है, वो भी इच्छावाचक वाक्य है। इसी तरह से हम मंगल कामनाएं करते हैं, आपका दिन शुभ हो, तो उस वो भी इच्छावाचक वाक्य है। आपका यह साल शुभ हो, आपका नव वर्ष शुभ हो, दिवाली की शुभकामनाएं, दिवाली शुभ हो, तो ये सारे इच्छावाचक वाक्य हैं। समझ में आ गया? जिसमें हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं कि ऐसा हो जाए। तो ये चारों आपको वाक्य समझ में आ गए अर्थ के आधार पर। विधिवाचक यानी किसी कार्य के करने होने का पता चले, प्रश्नवाचक जिनमें प्रश्न पूछा जाए, आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा दी जाए, और इच्छावाचक जिसमें हम अपने मन की कामना पूरी करने की बात कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आया विस्मयादि। पांचवा वाक्य प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये भी अर्थ के आधार पर वाक्यों का एक प्रकार है। विस्मयादि बोधक वाक्य, जब वाक्य का प्रयोग विस्मय प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो वे विस्मयादि वो बोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मय यानी आश्चर्य प्रकट करने के लिए, या घृणा प्रकट करने के लिए, या किसी का दुख प्रकट करने के लिए, या कोई खुशी प्रकट करने के लिए। जैसे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह में जो वाक्य होते थे, वही वाले वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आहा, मोहन अच्छा बन गया। ये आश्चर्य सूचक वाक्य है, यानी हम आश्चर्य प्रकट करें, आहा, मोहन अच्छा बन गया। यहाँ कह रहे हैं, छी छी, तुम झूठ बोलते हो, यहाँ हम घृणा प्रकट कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं, वाह, कितने अच्छे नंबर आए, तो यहाँ पे हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं, तो ये भी विस्मयादि बोधक वाक्य है। जिसमें कहते हैं, आह, बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसमें हम अपना दुख, दर्द प्रकट कर रहे हैं, तो ये भी विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। यानी जिन वाक्यों में हम आश्चर्य प्रकट करें, दुख प्रकट करें, खुशी प्रकट करें, घृणा प्रकट करें, वे सब विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। समझ में आ गया होगा? आपको अभ्यास दूंगी तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी हम देखते हैं छठा, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात का निषेध होने का पता चलता है। निषेध यानी मना करना, निषेध यानी नकारात्मक, नेगेटिव। जो नेगेटिव वाक्य होते हैं जिसमें कोई चीज ना करने की बात हो, जैसे आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, राकेश घर पर नहीं है, वह बाजार नहीं गई, उसने अपना काम नहीं किया। ये सारे वाक्य निषेधवाचक वाक्य हैं। इनकी एक पहचान है कि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी कोई काम न करने की बात हो, निषेध हो। ठीक है, तो ये निषेधवाचक वाक्य हैं। आप पहचान जाएंगे, ये भी आसान वाक्य हो गया। सातवां है प्रकार संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी डाउट, जिन वाक्यों में डाउट हो, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का संदेह प्रकट किया जाता है, वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे खेल हो चुका होगा। अब यहाँ पे हमें संदेह है, डाउट है कि खेल हुआ या नहीं, इसीलिए हमने कहा खेल हो चुका होगा, यानी हम संदेह प्रकट कर रहे हैं। दर्शक लौट गए होंगे, यहाँ पे भी हम दर्शक के लौटने का संदेह प्रकट कर रहे हैं, हमें पक्का पता नहीं है। जिन वाक्यों में हम कंफर्म ना हो, पक्का पक्का पता ना हो, उन वाक्यों के जिन वाक्यों के अर्थ में
यानी ऐसा अर्थ निकलता हो जिसमें कि क्रिया के होने में संदेह हो, यानी क्रिया हुई है कि नहीं है इसमें हमें डाउट हो, कंफर्म ना हो, तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि शायद कल वर्षा हो, इसमें भी हम संदेह है। पापा ऑफिस पहुंच गए होंगे, तो इसमें भी हम कंफर्म नहीं है कि पापा ऑफिस पहुंचे या नहीं। पापा ने आज मेरे लिए गिफ्ट खरीदा होगा, तो इसमें भी हम कंफर्म नहीं है खरीदा है कि नहीं, हम केवल संभावना प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो होगा, होगे, ये भी पहचान है इस वाक्य का। पहुंच रहे होंगे, खरीदा होगा, गए होंगे, तो ये सारे संभावना वाले वाक्य हैं। इस तरह से ये इनकी पहचान है। और 8वां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी शर्त अथवा संकेत का बोध हो वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो प्रथम आओगे। अब यहाँ संकेत दिया जा रहा है कि मेहनत करने पर ही प्रथम आओगे। यदि विलंब से जाओगे तो ट्रेन नहीं मिलेगी। एक तरह से इशारा किया जा रहा है, दोनों वाक्य में संकेत यानी इशारा किया जा रहा है कि अगर मेहनत करोगे तो प्रथम आओगे, अगर विलंब से जाओगे, विलंब यानी देर, देर से जाओगे तो ट्रेन नहीं मिलेगी, है ना। यदि बाजार जाओगे तो सामान खरीदोगे, तो हम संकेत कर रहे हैं कि पहले अगर आप बाजार जाएंगे तभी सामान खरीद पाएंगे। तो एक तरह से संकेत है, शर्त है कि एक काम अगर ये करेंगे तब दूसरा काम हो पाएगा, ये शर्त है, संकेत का बोध दिया जा रहा है। तो और ध्यान से इनको वाक्यों को आप देखिए, इसमें यदि लगा हुआ है, यदि तुम ये काम करोगे तब ये काम होगा, ऐसा वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो ये पाठ आज यहीं पे समाप्त होता है। आपने पढ़ लिया पूरा वाक्य। एक बार आपको फिर से हम रिकैप करा देते हैं। पदों के ऐसे मेल को जिससे पूरा अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में पदों का क्रम क्या होता है? पहले कर्ता, फिर कर्म, तब क्रिया। जैसे गाय घास चरती है, गाय कर्ता, घास कर्म और चरती है क्रिया। नीरज दूध पीता है, नीरज कर्ता, दूध कर्म और पीता क्रिया। तो वाक्य के क्रम इसी तरह से होते हैं। वाक्य जब बनाए जाएंगे तो पहला शब्द कर्ता का, दूसरा कर्म का और तीसरा क्रिया का होता है। फिर हमने पढ़ा वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके संबंध में बात कही जाती है वह उद्देश्य है। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार पढ़ा। वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जाए वो उद्देश्य विस्तार, यानी उद्देश्य से पहले, जैसे सूर्य यहाँ पे उद्देश्य है, तो प्रातः काल सूर्य, तो प्रातः काल ये सूर्य के पहले की बात कही गई। इसी तरह से फूल उद्देश्य है, उद्देश्य से पहले जो बात कही जाए उद्देश्य के संबंध में, यानी फूल कैसे रंग बिरंगे। इसी तरह से चिड़िया, चिड़िया उद्देश्य है, तो चिड़िया से पहले एक बहुत सुंदर चिड़िया, तो ये उद्देश्य का विस्तार हुआ। इसी तरह से विधेय का विस्तार, नीले आकाश में निकला, सूर्य कहाँ निकला, कहाँ निकला, नीले आकाश में, यानी जो आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के शब्द विधेय विस्तार हैं। जैसे धीरे धीरे नाचती है, तो धीरे धीरे विधेय का विस्तार है। चिड़िया उड़ती है, कहाँ उड़ती है, आकाश में ऊपर, तो आकाश में ऊपर विधेय विस्तार हो गया।
इसके बाद आपने पढ़ा वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य पढ़ा। और दूसरा अर्थ के आधार पर विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य पढ़े। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आपको इसका अभ्यास मैं दूंगी अर्थ के आधार पर वाक्य पहचानने के लिए। आप वाक्य पहचान कर उनके भेद बताइएगा।